नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त गुड नाइट बुलेटिन का है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको एक बड़ी जानकारी बुलेटिन शुरू होने से पहले दे दें। आपको बता दें, एक बड़ा हादसा पेश आया है। लद्दाख में यह हादसा पेश आया है, जहां पर सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, खाई में जा गिरी है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 9 की मौत हो गई है, कई अभी भी घायल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। क्या कुछ वजह रही है हादसे की, वो सब कुछ खंगाला जा रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा पेश आया है। 9 जवानों की जान जाने की सूचना है, कई जवान अभी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि देर शाम 6:30 से 7 बजे के करीब यह हादसा पेश आया था और गहरी खाई में गाड़ी जवानों की जा गिरी। चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। इंदौरा की बात करें तो आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित मंड क्षेत्र में पहुंचे हुए थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में सवार होकर इस इलाके में जो तबाही मची थी उसका जायजा लिया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना रहा कि यहाँ पर जो तबाही बरपी है, चाहे आप इंदौरा के इलाकों की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए फतेहपुर के इलाकों की, भयंकर तबाही है और हृदय विदारक तबाही है। कई लोगों के घर खत्म हो गए हैं, खेत खलियान खत्म हो गए हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब धीरे धीरे पानी यहाँ छट रहा है तो नुकसान की तस्वीर सामने आ रही है। सड़कें टूट चुकी हैं, खेत नदियों में बदल चुके हैं और लोग बेसहारा हो चुके हैं, जो पिछले 2 से 3 दिनों से राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस इलाके को दोबारा से संवारने में, दोबारा से बसाने में अब एक बड़ा लंबा समय लग जाएगा। हालांकि यहाँ पर जब डिप्टी सीएम पहुंचे तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त भी किया है कि हर संभव मदद जो है वो आम जनता की, यहाँ के जो प्रभावित परिवार हैं उनकी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथ लिया है। सीधे तौर पर कहा कि देखिए, ये समय आपदा का समय है, इस वक्त हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत बकायदा दी कि वो कुर्सी की लालसा छोड़ दें। उनके जो बयान हैं, जो जयराम ठाकुर की बातें हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उन बातों में उलझकर हम अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं। ये कहना रहा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का जब वो पांग बांध से जो यहाँ पर तबाही मची है उसका मुआयना करना जब पहुंचे थे, तब उन्होंने जयराम ठाकुर को लेकर ये बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, इसमें आपदा चल रही है, हम ध्यान भटकाना नहीं चाहते, हम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इसके बाद विधानसभा सत्र होगी, किसने क्या काम किया सारा सामने आ जाएगा। सर, इसी के साथ कल उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि सरकार से कुछ नहीं हो रहा तो वो कुर्सी छोड़ दे। इस पर क्या कहते हैं? ऐसा है कि उल्टा मैं कहूँगा कि जयराम जी को कुर्सी की लालसा छोड़ देनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात जयराम ठाकुर की करें तो हाल ही में जयराम ठाकुर के साथ बिलासपुर में एक बड़ा घटनाक्रम पेश आया था। बिलासपुर में जयराम ठाकुर के साथ गाली गलौज की गई थी और काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। उसके बाद पूरा का पूरा मामला थाने भी पहुंचा था। जिस व्यक्ति पर आरोप थे, कर्मचारी नेता बताया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई और फिर माहौल और ज्यादा यहाँ तनावपूर्ण होता है। काफी चर्चा में ये बीते 2 दिन से ये मामला है, जिस तरह से जयराम ठाकुर के साथ गाली गलौज हुई, तमाम जो वाक्य बिलासपुर में घटित हुआ जब वो मंडी आ रहे थे। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर खुद जयराम ठाकुर की ओर से अपनी बात, अपना पक्ष रखा गया और जयराम ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से गाली गलौज करे। बिना अनुमति के वो व्यक्ति वीडियो बना रहा था, जो कि गलत था, लेकिन हम फिर भी नजरअंदाज करते रहे। लेकिन लगातार वो व्यक्ति जो है अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। इसके चलते ही मामला पुलिस तक पहुंचा और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया और अब आगे का काम जो है वो पुलिस खुद देख रही है। एग्जैक्टली उस दिन बिलासपुर में उस रास्ते पर हुआ क्या था, वो आप सुनिए जयराम ठाकुर की ही जुबानी। मेरे साथ तो घटना घटित हुई, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन उसके बारे में सब लोग जानते ही हैं।
व्यक्ति के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि सड़क में अगर जनप्रतिनिधि खड़ा है बेवजह उसको गाली देना शुरू करे। हकीकत यह है, 4 बार वो इस तरफ आया, सामने खड़ा हुआ, इस तरफ आया और गाड़ियां वहां पर रुकी पड़ी थी। गाड़ियां वहां पर जब खड़ी थी, पुलिस के SHO के साथ गई थे वहां पर, गाली देता रहा। हमने शीशा बंद करके रखा, हमने कोई बात नहीं सुनी। और उसके पश्चात किसी की गाड़ी से वो मोबाइल लेकर के आया और मोबाइल से वीडियो बनाना, शायद उससे ऑपरेट हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं क्या हुआ उसने, लेकिन जब वो वीडियो बनाने लगा, उसका कोई मतलब नहीं, किसी की सहमति के बिना आप किसी का वीडियो बनाएं और उसका कोई औचित्य बनता है, किसको ये अधिकार है। और जब हमारे PSO ने पूछा कि भाई साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो गाली गलौज पे शुरू हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, मोबाइल भी लिया उससे, पुलिस थाने में उसको जमा किया और उनको आदरपूर्वक अपनी गाड़ी में बिठा करके थाने में, इतना किया। तो सुना आपने क्या कुछ जयराम ठाकुर ने कहा। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वह चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से बदतमीजी करे या अपशब्दों का इस्तेमाल करे, और कोई भी व्यक्ति किसी का भी इस तरह से वीडियो बिना अनुमति के नहीं बना सकता। खैर, अब देखना होगा इस पूरे मामले ने, क्योंकि बीते 2 दिनों में काफी ज्यादा तूल भी पकड़ लिया है। अब जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। आने वाले दिनों में देखना होगा पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है। खैर, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजभवन को आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन स्थानीय स्कूल के 60 बच्चों ने राजभवन का भ्रमण किया। उन्होंने इस धरोहर भवन का भ्रमण कर यहां संरक्षित समृद्ध संस्कृति का जायजा लिया और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से अपने अनुभव भी साझा किया। इस मौके पर राजभवन के इतिहास पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन के दरबार हॉल में बड़ी संख्या में लोगों और बच्चों के साथ ये वृत्तचित्र देखा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि राजभवन एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राजभवन की अगर आप बात करें, शिमला एग्रीमेंट भी यहीं पर साइन हुआ था। बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रमों के साक्ष्य आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने आप में बहुत सारी आप कह सकते हैं यादों को राजभवन अपने में संजोए हुए है। इन तमाम यादों को, इन ऐतिहासिक पलों को, उस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता भी देख सके, इसीलिए ये फैसला लिया गया कि राजभवन को आम जनता के लिए खोला जाए। और राज्यपाल का साफ तौर पर कहना है कि इसे आम जनता के खोलने के निर्णय से यहाँ पर फिर से एक बार चहल पहल कायम होगी और हर आम और खास व्यक्ति इस धरोहर, इस विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेगा, महसूस कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। और साथ ही उन्होंने आगे बताया कि देखिए, इस निर्णय से हर कोई सहमत भी है, क्योंकि अगर ऐतिहासिक धरोहर ये है तो हर किसी को यहाँ के इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर शिमला में राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया था और उसी तर्ज पर उन्होंने भी राजभवन खोलने का फैसला लिया है। राजभवन में शिमला एग्रीमेंट टेबल सहित स्वतंत्रता पूर्व की अनेक बहुमूल्य कलाकृतियां संरक्षित की गई हैं, जिनका अब हर व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। हालांकि आपको बता दें, अभी राजभवन जो है आम जनता के लिए 2 दिन ही खुलेगा, यानी कि हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार के दिन आम जनता राजभवन जाकर राजभवन को देख सकती है। हालांकि कुछ फीस भी यहाँ पर रखी गई है, स्कूली छात्रों के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। बाकी अगर आप बात करें तो बाकी लोगों को टिकट लेना होगा 30 रुपए का, विदेशियों के लिए 60 रुपए के करीब यहाँ पर टिकट रखा गया है और इस तरह से टिकट यहाँ पर जो है लेकर आप जा सकते हैं। वहीं राजभवन के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजभवन को में अगर आप घूमना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर बकायदा यहाँ पर दिए गए हैं, जिन पर आप संपर्क कर सके अपना राजभवन जाने का जो प्लान है वो बना सकते हैं। आपको भी हम नंबर बता देते हैं, अगर आप भी राजभवन को करीब से देखना चाहते हैं, वहां पर जो धरोहर है उसे करीब से देखना चाहते हैं, तो आप भी 9418316617 या फिर 017726245152 इन नंबरों पर संपर्क करके राजभवन जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात शिमला के समर हिल की करें तो यहाँ पर बड़ा हादसा पेश आया था। आज हादसे को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन आप कहिए कि लगातार चल रहा है। आज भी यहाँ से एक शव बरामद हुआ है। सर्च अभियान के 6ठे दिन शनिवार को मलबे में जो शव बरामद हुआ है वो ईश शर्मा के तौर पर उस शव की पहचान हुई है। आपको बता दें, ईश शर्मा पीएल शर्मा के बेटे हैं। पीएल शर्मा और उनकी पत्नी का शव पहले ही बरामद हो चुका है। पीएल शर्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और पूरा परिवार उनकी पत्नी, वो और उनका बेटा ईश शर्मा इस हादसे का शिकार हो जाते हैं और करने के बाबत विचार करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान इसके लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और केंद्र सरकार को विचार करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने 23/3/2012 के आदेश के तहत राजस्व जिला शिमला और सोलन के लिए मंडलायुक्त शिमला और बिलासपुर मंडी और कुल्लू के राजस्व जिलों के लिए मंडलायुक्त मंडी को मध्यस्थ नियुक्त किया और उन्हें सभी कार्यों का अधिकार दिया है। हालांकि न्यायालय को सूचित किया गया है कि मंडलायुक्त आयुक्त शिमला के समक्ष कुल 869 मामले लंबित हैं और मंडलायुक्त मंडी के समक्ष कुल 2660 मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ मामले तो साल 2015 से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि मंडलायुक्त शिमला और मंडी नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा राजस्व मामलों के बोझ से दबे हुए हैं और उनके पास इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए अब समय नहीं है। अदालत ने पाया कि ऐसी परिस्थितियों में दावेदारों और उनके वकीलों को इधर उधर दौड़ना पड़ता है और प्राधिकारी द्वारा निर्णयों के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब निर्णय नहीं दिया जाता तो असहाय दावेदारों के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा वास्तव में बहुत गंभीर है और इसलिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से NHAI और केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने याचिकाओं में मध्यस्थता कार्रवाई पूरी करने का समय 28/2/2024 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हिमाचल प्रदेश को 4 सप्ताह के भीतर इस आदेश के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में दायर किए चालान को पेश करने के भी आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन की खंडपीठ ने जांच में सही पाई गई डिग्रियों की सूची भी तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से फर्जी डिग्री आपराधिक मामले दायर किए गए चालान को पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। MBU के लगभग 250 छात्रों ने अदालत को पत्र लिखकर अपनी वास्तविक डिग्रियां दिलवाने की गुहार लगाई थी। अदालत को बताया गया कि डिग्रियां न मिलने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है। अब हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्रियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच और उनका सत्यापन करने के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। छात्रों का कहना था कि डिग्रियों का सत्यापन न होने से उनका भविष्य अधर में है। विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप है। आपको बता दें कि विशेष जांच टीम मामले की पहले से ही पड़ताल कर रही है। जांच कमेटी गठित होने के बाद से सैकड़ों छात्रों ने अपने प्रमाण पत्रों को जांचने के लिए आवेदन भी किए हैं। मानव भारती की ओर से प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल किए गए जवाब में भी यही आग्रह किया गया है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वो इस मामले से संबंधित जांच को जल्द से जल्द पूरा करे। आपको बता दें कि मामले पर अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं, ऊना जिला मुख्यालय के समीपवर्ती एक निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य की अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में बुरी तरह से पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना को लेकर स्थानीय पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों के दखल के बाद मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर निजी स्कूल के परिसर में शनिवार को जमकर कोहराम भी मचा। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय के साथ सटी ग्राम पंचायत के प्राइवेट स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही स्कूल के प्रधानाचार्य पर उसे गलत नियत से छूने का आरोप लगा दिया। छात्रा का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह से छुआ। छात्रा ने मामले की शिकायत परिजनों से की, जिसके चलते शनिवार को छात्रा के परिजन पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल में आए। घटना को लेकर दोनों पक्षों में जमकर बहसबाजी हुई, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने प्रधानाचार्य पर हमला करते हुए उसकी बुरी तरह से धुनाई कर दी। हालांकि पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों ने कड़ी मशक्कत से प्रधानाचार्य को बचाया। वहीं महिला पंचायत प्रधान का कहना है कि घटना को लेकर छात्रा के परिजनों ने शिकायत दी थी। अब पंचायत स्तर पर इस मामले को हल कर दिया गया है, लेकिन अगर छात्रा के परिजन चाहते
चाहते हैं तो वो इस मामले को लेकर आगे शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ खबरों के साथ इस बुलेटिन में अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।